हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईटीसी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल मेरा अरेंजमेंट लेक्चर है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको 12th क्लास में इकोनॉमिक का जो आपका चैप्टर है वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हम लोग आपका देख चुके थे, राष्ट्रीय आय का लेखांकन को हम लोग पढ़ चुके थे। अब तीसरे नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे, मुद्रा और बैंकिंग सिस्टम जो है बेसिकली हम लोग इसमें देखने वाले हैं। मुद्रा और बैंकिंग, सबसे पहले ये दो फंक्शनल चीजें हैं। आपको सबसे पहले इनका जो व्यवहारिक पक्ष है ये आपको समझना होगा। मैं आपसे पूछूं करेंसी, मुद्रा क्या है करेंसी? तो अगर आप प्राचीन समय से लेकर और मॉडर्नाइज समय तक देखोगे तो मुद्रा का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। देखिए, एक समय था कि वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। वस्तु विनिमय का मतलब समझते हो? आपने कुछ चीज उत्पादन किया और आपने वस्तु के बदले वस्तु खरीद ली। क्लियर है? उसके बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। फिर उसके बाद आपकी कोड़ी, एक आना, दो आना, चमड़े के सिक्के, सील के दांत, हाथी के दांत, इन सब से आपका चीजें एक्सचेंज की जाती थी और उस समय आपका इनको माना जाता है बहुमूल्य। फिर उसके बाद आहत सिक्के आए। ये बेसिकली आपको प्राचीन समय में मिलेंगे, आहत सिक्के। क्लियर है? ये प्राचीन सिक्के हैं जो सबसे पहले जो आपके शुरुआत में जो आपके मुद्रा के तौर पर, जो आपकी करेंसी के तौर पर, जो आपके शुरुआत के फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं। क्लियर है? कौन से? आहत सिक्के। इनके बाद आपका जैसे जैसे भारत में आपका राजा और महाराजाओं का टाइम पीरियड बढ़ा, शासन स्थापित हुए, राजनीतिक स्थिरता आई, तो आपके शासकों ने अपने सोने के, चांदी के, तांबे के, मिश्रित धातु के अपने सिक्के चलाने शुरू करे। क्लियर है? और बहुत बाद में आके कहीं हमारा जो आपका रुपया है वो आपका रुपए आके आपका शुरू हुआ। एक रुपया हमारी करेंसी है ना। क्लियर है? रुपए आके कहीं आपका शुरू हुआ। क्लियर है? और इसी के जब आपका मुद्रा का विकास हुआ तो मुद्रा को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम आया जिसको हमने कहा बैंकिंग सिस्टम। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो बैंकिंग सिस्टम है वो अंग्रेजों के साथ ही आया है। क्लियर है? और आज समय में अगर आप लोग देखोगे हमारे बैंकों का जब आपका नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद आज बैंक हमारे वित्तीय समावेशन में, फाइनल इंक्लूशन में बड़ी इंपॉर्टेंस रोल निभाते हैं। और किसी देश के डेवलपमेंट में बैंकिंग सिस्टम कितना डेवलप है ये इस बात को सिद्ध करता है कि वहां पर कितना डेवलपमेंट होगा या उसकी डेवलपमेंट की रेट क्या है। क्लियर है? तो मुद्रा का ये थोड़ी स्थिति थी कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आइए, इसके कुछ आपके प्रारंभिक पहलू हैं जिनको हम लोग आपका देखें और इनको देखने का प्रयास करें। कह रहे हैं कि मुद्रा विनिमय का एक सर्वमान्य माध्य है। कह रहे मुद्रा विनिमय ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप पैसे को लेन देन कर सकते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जो व्यक्ति विशेष से बनी है। किससे बनी है? व्यक्ति विशेष से। उसमें वस्तुओं का कोई विनिमय नहीं हो सकता। आप वस्तु के बदले वस्तु नहीं करते, आप कुछ पैसे लो, कुछ वस्तु खरीद लो। इसलिए मुद्रा की कोई भूमिका नहीं होती। एक से ज्यादा व्यक्ति होने पर अगर वे बाजार का व्यवहार का भाग नहीं लेते हैं, जैसे टापू पर कोई एक परिवार रहता है तो वह मुद्रा का कोई कार्य नहीं होता। अगर आप किसी टापू पर फंस जाएं या रहने लगे तो आपके लिए क्या मतलब बनता है उस मुद्रा का? कोई मायने रखती ही नहीं है, क्योंकि एक ही फैमिली आपस में क्या तुम क्या एक्सचेंज करोगे, क्या आपस में लेन देन, क्या तुम आपका ट्रेड करोगे? क्लियर है? किंतु जैसे ही एक से अधिक आर्थिक एजेंट, एजेंट का मतलब मध्यस्थ होता है, बाजार में सम व्यवहार शुरू करते हैं तो मुद्रा विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बनती है। मुद्रा के माध्यम से बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है। यानी कि आपने कोई चीज बिना पैसे के खरीद ली और वस्तु के बदले वस्तु दी तो आप उसको कहते हैं वस्तु विनिमय। क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय। क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय। यदि भी आवश्यकताओं के उद्भव सहयोग की असंभवता को अनुमति करते हुए, उदाहरण मान लीजिए एक व्यक्ति के पास चावल का अधिशेष है, इसके बदले वह अस्त्र का विनिमय करना चाहता है। अब किसी व्यक्ति के पास चावल बचे हुए, अधिशेष का मतलब है जितनी आपको आवश्यकता थी
उतना आपने ले लिया, बाकी आपके पास रिमेनिंग बचा है, आपको बेचना है, वो आपका रिसेस हो गया। और कह रहे हैं कोई व्यक्ति है, उसके पास वस्त्र है, सॉरी शस्त्र पढ़ा मैंने, ये वस्त्र है, कपड़ा है। अब वो चावल को देकर वो आपके कुछ जो है बच्चों कपड़ा खरीदना चाहता है। यदि बहुत भाग्यशाली नहीं है तो ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। अगर उसका लक अच्छा नहीं है तो चावल, अगर मान लीजिए मेरे पास चावल बचे, मेरे को कपड़ा चाहिए, तो ये बहुत रेयर केस है। कोई भाग्यशाली होगा कि व्यक्ति आ जाए कि भैया आप अपना चावल मेरे को दे दो और मुझसे कपड़ा ले लो। हाँ, ऐसे नहीं होता। क्लियर है? तो उसे ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी ठीक उसके मांग के विपरीत हो। अब जो भी व्यक्ति मिलेगा सब उसके मांग के विपरीत मिलेंगे। उसे चावल की जरूरत हो तो उसे जरूरत से ज्यादा आपके कपड़े के बदले विनिमय करना चाहेगा। जैसे जैसे व्यक्ति की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, खोज में लागत निषेध होती चली जाएगी। इसलिए मध्यवर्ती वस्तुओं का होना जरूरी है। कैसा है? मध्यवर्ती। कुछ आपका मीडिएटर चीजें होनी चाहिए। और पिछले आपको चैप्टर में मैंने मध्यवर्ती वस्तुओं के ऊपर नोट भी लिखाया है, कौन कौन सी मध्य वस्तुएं होती हैं, किन्हें मध्य वस्तु कहते हैं, पूरी परिभाषा डेफिनेशन सहित, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या रोल है, कैसे राष्ट्रीय आपके लेखांकन में हम उनको जीडीपी में इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारा मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है? कौन बच्चा बताएगा कि मध्य वस्तुएं क्या होती हैं? कोई बच्चा बताएगा? चलिए, मध्य वस्तुएं क्या होती हैं? जो पक्ष स्वीकार हो ऐसी वस्तुओं को मुद्रा कहते हैं। एक व्यक्ति अपने उत्पादित वस्तुओं को मुद्रा के बदले बेचकर इसका उपयोग जरूरी वस्तुओं को खरीदने के लिए कर सकता है। यद्यपि मुद्रा की मुख्य भूमिका विनिमय को सुगम बनाती है, किंतु यह उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक होती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था को मुद्रा के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य हैं। आप कह रहे हैं वस्तु विनिमय को आप इतना ज्यादा आप डिटेली मत पढ़िए, लेकिन इतना पता होना चाहिए वस्तु विनिमय है क्या। तो सिंपल है, ए वस्तु के बदले आपने बी वस्तु खरीद ली और बी ने आपको जरूरत थी, उसने ए वस्तु खरीद ली। क्लियर है? और इसमें कोई भी आर्थिक गतिविधि आपका नहीं होता, कोई पैसा वगैरह आपका लेन देन इंटरचेंज, इसमें ऐसा कुछ भी प्रोसेस जो है आपका नहीं होता। कह रहे हैं मुद्रा के कार्य हम देखते हैं, बेसिकली फंक्शन ऑफ आपकी करेंसी है या मनी है, क्या है, हमको मुद्रा के कार्य को पढ़ना है और कार्य को देखना है। कह रहे कि जैसा ऊपर वर्णित है, मुद्रा की सर्वप्रथम भूमिका यह है कि विनिमय के माध्यम के ऊपर कार्य करती है। किसके ऊपर कार्य करती है? विनिमय। विनिमय का मतलब होता है कि अगर आप एक वस्तु को लेन देन या खरीद फरोख्त करते हैं, उसमें मीडिएटर का काम, योग्य व्यक्ति को जो है आज भी मुद्रा सुविधाजनक लेखा की इकाई के रूप में भी कार्य करती है। कैसी है? मुद्रा आपका सुविधाजनक है। ठीक, सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाई के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि एक कलाई घड़ी का मूल्य 500 रुपए है, तो इसका मतलब है कि कलाई घड़ी का विनिमय मुद्रा 500 इकाई की जा सकती है। कितनी की जा सकती है? उसकी मुद्रा इकाई 500 की जा सकती है। जहां मुद्रा की एक इकाई रुपया है, यदि 1 रुपए पेंसिल की कीमत 2 रुपए है, एक कलम की कीमत 10 रुपए है, तो हम कलम और पेंसिल की अपेक्षा कीमत की गणना कर सकते हैं। एक कलम की कीमत हम लोग कैसे निकालेंगे? 10 पेंसिल डिवाइड बाई 2, वैसे आ जाएगा 5 पेंसिल। क्लियर है? एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए है, क्लियर है, और एक कलम की कीमत 10 रुपए है। अगर हम कलम और दोनों का कंपैरिजन करें, कीमत में पता लग जाएगा। और कह रहे हैं कि अन्य वस्तु की तुलना में गणना की माप इस प्रकार धारणा का प्रयोग किया है कि उपयुक्त उदाहरण में 1 रुपए का मूल्य 1/2 पेंसिल और या फिर इतने रुपए कलम है। अतः यदि व्यक्ति वस्तुओं की कीमतें मुद्रा में बढ़ती हैं, तो दूसरे शब्दों में जिसे कीमत स्तर सामान्य वृद्धि कहते हैं, तो मुद्रा का मूल्य किसी वस्तु की अपेक्षा घट जाता है, क्योंकि अब मुद्रा की कोई एक कम वस्तु खरीदेगा, इसे मुद्रा की
क्रय शक्ति में ह्रास कहा जाता है। क्या कहते हैं? मुद्रा वस्तु की जो क्रय शक्ति है उसमें हम ह्रास कहते हैं। तो क्रय शक्ति ह्रास क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको लिखा हूं। तो सबसे पहले एक बार आप पूरा देख लीजिए, और वस्तु विनिमय संबंधित चीजों में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है मुझसे देख लिया आप लोगों ने वस्तु विनिमय के बारे में। मैं आपसे पूछूं, क्या आज के समय में वस्तु विनिमय हो सकती है या नहीं, और वो कितनी प्रासंगिक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में अन्य जोखिम भी हैं। अगर कह रहे हैं हम लोग अगर वस्तु विनिमय प्रणाली लेते हैं तो उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ आपको जोखिम भी देख सकते हैं। चीजें कैसे हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसी व्यक्ति की संपत्ति के आगे बनाए रखना कठिन है। मान लीजिए कि आपके पास चावल का एक एंडाउमेंट है, आप जिसका आप आज पूर्ण रूपेण उपभोग नहीं चाहते। चावल के इस अधिक स्टॉक को भविष्य में दूसरी वस्तुओं की प्राप्ति अथवा परिसंपत्ति के रूप में संचित रखना चाहते हैं। आपके पास चावल है, कोई कंटेनर है, कोई स्टोरेज है, आप उसको बेचना नहीं चाहते फिलहाल। आपका मन है जब मेरे को भविष्य में किसी चीज की आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं तब इसको निकाल कर एक्सचेंज कर लूंगा, आपने सोच कर रखा हुआ है। क्लियर है? अब देखिए, लेकिन चावल का शीघ्रनाशी वस्तु है। शीघ्रनाशी का मतलब है चावल जल्दी खराब हो जाता है, जिसे आप एक निश्चित समय अवधि से अधिक तक संचित नहीं रख सकते, यानी कि आप उसको सेफली बहुत लंबे समय तक आप नहीं रख सकते। इस संचित करने के लिए बहुत जगह की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप अपने संचित चावल के बदले दूसरी जरूरतों की वस्तु खरीदना चाहेंगे तो वह आपको बहुत समय और बहुत साधन दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको अपनी मनपसंद चीजें खरीदनी है तो उसके लिए बहुत समय आपको वेट करना पड़ेगा, और बहुत सारी आपकी जरूरतमंदों की भी आपको जरूरत पड़ेगी। जिन्हें आपकी जरूरतों की वस्तुओं के बदले में चावल की आवश्यकता होगी, इस समस्या का समाधान हो सकता है। जिनको अपनी वस्तुएं जो आपको चाहिए और सामने वालों के पास वो वस्तु हो और बदले में वो आपका चावल खरीदना चाहे, तभी ऐसा हो सकता है। कह रहे इस समय का समाधान हो सकता है यदि चावल को मुद्रा के में बेच दिया जाए। और कह रहे हैं कि इसका कोई टेंशन है नहीं। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो आपका चावल है, अगर उस चावल को हम पैसों में बेच दें मुद्रा में। मान लीजिए 10 किलो चावल पर आपने बोल दिया भैया 100 रुपए दे दो, 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। और मुद्रा नाशवत वस्तु नहीं है और वो कभी खराब नहीं हो सकती। पैसा तुम पूरे जीवन रखे रहो, 100 साल तक भी ऐसा ही निकले करारा बिल्कुल नोट, वो कहीं नहीं जाने वाला। क्लियर है? इसके संचय लागत अत्यंत कम है, और तुम पैसा अपने घर में रख लो, कुछ कॉस्ट नहीं देनी, ना उसके रखने की टेंशन है, ना इतना कुछ। हाँ, चोरी चारी की थोड़ी सी आपको टेंशन रहती है, बाकी बिल्कुल सेफली आपके पास पैसा ऐसे ही रहेगा एट इज इज। ना उसमें जंग लगेगा, ना कोई टेंशन है, ना उसमें आपको फफूंद लगेगी, बिल्कुल ऐसे ही आपके घर में बना रहेगा बरकरार। अब देखिए, इसकी संचय लागत अत्यंत कम है, व्यक्तियों के लिए मूल्य संचय का काम करती है। क्या है? मूल्य संचय। भविष्य के लिए संचय का मुद्रा के रूप में किया जाता है, किंतु इस कार्य को कुशलतापूर्वक निष्पादन का मतलब है परफॉर्मेंस के लिए मुद्रा के मूल्य में परिस्थापित होती है। कीमतों का स्तर बढ़ जाने से मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। ऐतवत है, यह ध्यानवत है कि मुद्रा के अतिरिक्त अन्य संपत्ति का मूल्य संचय की कार्य कर सकती है। सोना, संपत्ति, भू संपत्ति, मकान, बाज पत्र, सीख अपने बारे में जानकारी मिलेगी, परंतु ये संपत्ति दूसरे व्यक्ति के रूप में आसानी से पर्याप्त परिवर्तनीय नहीं है। इन्हें आप सीधे किसी, आप ये नहीं कह सकते भैया तुमने चावल लेने हैं तो ले, मैंने अपने कान का एक कुंडल दे दिया या कुछ सोना दे दिया, मेरे को बदले चावल। इनसे भी नहीं होती जल्दी से। भाई मेरे पास तेरा मेरे को खेत चाहिए बहुत बड़ा, 100 बिकेगा, आप क्या करें, आप मेरा एक अपना घर अपने नाम करा लें। ये इन सब में प्रॉब्लम आती है। तो हमको परिसंपत्ति दूसरी वस्तुओं का आसानी से आप इनको चेंजेबल नहीं है, और इनकी सार्वभौम आपकी स्वीकारता नहीं है। आप हर जगह इनको एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते। यही आपका इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी समस्या है। तो आपको इसके अंदर स्पष्ट हो गया होगा कि क्या कमी है। चलिए, तो ये सारा आपका चेंज है। अब देखिए, आपकी जो करेंसी है बेसिकली मुद्रा, उसमें कुछ चेंजेबल चीजें आई हैं, कुछ बदलाव की जो घड़ी है अब दिखाई देगी।
अब ऐसी मुद्रा नहीं है, अब आपको नोट आने लगे हैं, डिजिटल करेंसी हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, डीबीटी है, आपका ई वॉलेट है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, एनएसएस है, और आपके बहुत सारे ऐसे ट्रांसफर हैं जो सीधा ऑन अकाउंट आपके पहुंच जाते हैं विद इन सेकेंड, विद इन मिनट। आप से यहाँ से मनी करीब डेड आपके अकाउंट में। फोन पे, गूगल पे, ना जाने कितने ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ये सारी चीजें आपके सामने उपलब्ध हुई हैं और ये सारे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो बहुत सारी चीजें इसमें आपके डेवलप हो चुकी हैं, नई नई चीजें इसके अंतर्गत आ रही हैं, और जैसे जैसे हमारा देश आपका प्रगति करेगा वैसे वैसे हमारी प्लास्टिक मनी और बहुत सारे आभासी मुद्रा के सब रूप में हमारे सामने जो है आ जाएगी। क्लियर है? बेसिकली ये हमको बात देख रहा हूं। तो कल के लेक्चर हम देखेंगे मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति की, बेसिकली डिमांड क्या है मुद्रा की और क्यों, क्या उसकी आपूर्ति क्या है, इन सब पर हम लोग कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से बात करेंगे और एक एक करके हम इन सारे को आपका गौर करके हम लोग इनको देख लेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो जितना आपको पढ़ा है इसमें से कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी बच्चा लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो एक बार देख लीजिए, एक बार पूछ लीजिए। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।